नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किए जाने का यह पूरा मामला है और सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल हुई है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कराई गई है। हाई कोर्ट ने सीबीआई और सरकार से जवाब मांगा है। सीबीआई सरकार से मामले में काउंटर जवाब मांगा गया है। पार्टी बनाए गए माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को नोटिस दिया गया है। पार्टी बनाए गए सुशील सिंह को भी नोटिस जारी हुआ है। अंसारी पर जनवरी 2023 में दर्ज हुआ था मुकदमा। मनोज राय के पिता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां बहुचर्चित चट्टी कांड को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुचर्चित असरी तो अंसारी पर जनवरी में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें, मनोज राय के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कराया गया है। बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड से जुड़ी हुई है अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किए जाने का ये पूरा मामला है। अब इसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। तो उसरी चट्टी कांड है, जिसके लिए अब जो है मुख्तार अंसारी की समस्या और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने सीबीआई और सरकार से जवाब मांगा है। तो सीबीआई सरकार से मामले में काउंटर जवाब मांगा गया है हाई कोर्ट की तरफ से। ये वही उसरी चट्टी कांड है जो 2021 5 जुलाई को घटना था और इसमें मुख्तार अंसारी जब रैली कर रहे थे तो उनके समर्थकों पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और फायरिंग में 2 समर्थक की मौत हो चुकी थी, जिसका पूरा इल्जाम जो है वो मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश पे लगाया था। और अब देखिए लगातार एक्शन हो जा रहा है इस पे। 21 साल पहले मामले में अब एक्शन हो रहा है और हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई है। उसके बाद से हाई कोर्ट ने सीबीआई से जांच की रिपोर्ट मांगी है और हाई कोर्ट ने याचिका जब दायर की गई है उसके बाद से हाई कोर्ट भी सख्त होते हुए नजर आ रहा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। बता दें, सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और अब ये चर्चित कांड जो है वो सुर्खियों में आया हुआ है। 21 साल पहले का ये पूरा मामला है और अब इसको लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है। बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड अब सुर्खियों में बना हुआ है। मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किए जाने का ये पूरा मामला है और बता दें, सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है हाई कोर्ट में और सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट भी सख्त होते हुए नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवम सोनी जुड़ चुके हैं सीधे। शिवम, क्या है ये पूरी खबर और किस तरीके से हाई कोर्ट का रुख किया गया है? देखिए, इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का रुख किया गया है कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और मुकदमा दर्ज किए जाने की बात इसमें सामने आ रही है स्वीटी। लेकिन चट्टी हत्याकांड साल 2001 का है। दरअसल 15 जुलाई साल 2001 की बात है, जब मुख्तार अंसारी अपने गांव मोहम्मदाबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर उसरी चट्टी गांव है, जहां पे पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए मुख्तार अंसारी गए थे। तभी एक ट्रक पास में खड़ा हुआ था और उस ट्रक में कुछ अज्ञात लोग थे। तभी मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हो जाता है। उसमें 2 लोगों की जान गई। मुख्तार अंसारी समेत कई समर्थक उनके घायल हुए थे इस पूरे उसरी चट्टी हत्याकांड में। तो वही उसरी चट्टी गांव है जहां पर 2001 में घटना घटी थी। इसको लेकर ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह
जो दो बड़े माफिया हैं उत्तर प्रदेश के कहें या गैंगस्टर हैं, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, इन दोनों का नाम उस दरमियान सामने आया था। लेकिन अब एक बार फिर से इस पूरे मामले की फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि उसरी चट्टी कांड में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का अहम किरदार हो सकता है, अहम रोल हो सकता है। और इसी को लेते हुए ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा है और हाईकोर्ट का रुख किया गया है और सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में की गई है। तो लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है शिवम। और बात की जाए तो आज सीजेएम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली थी, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सीजेएम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और एक एक करके योगी राज में ये संदेश और संकेत देने की साफ कोशिश की जा रही है स्वीटी, कि माफिया हो, गैंगस्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा उसका कद हो, कितना भी बड़ा उसका ओहदा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। माफ कीजिएगा, अतीक अहमद का बेटा असद अहमद का एनकाउंटर, गुलाम का एनकाउंटर और बाकी के पहले के दो आरोपियों का एनकाउंटर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और जब से 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, इस तरह के माफियाओं पर, इस तरह के गैंगस्टर पर लगाम लगाने की कोशिश, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि माफियाओं को, गैंगस्टर को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। मुख्तार अंसारी के साथ साथ मुख्तार अंसारी की पत्नी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। तो ये संकेत और संदेश साफ है, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा तुर्रम बाहुबली हो, अपने आप को समझता हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं स्वीटी, मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी रहे हैं उपराष्ट्रपति, इनके परिवार से तमाम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी भी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, बॉलर रहे हैं। हालांकि क्रिकेट में इन्होंने अपना भविष्य नहीं बनाया। मुख्तार अंसारी उनके परिवार से एकमात्र एक ऐसे शख्स हैं स्वीटी, जो कि अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम बढ़ाया। लेकिन भले ही कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी की पुलिस है, योगी का राज है और योगी का कानून है, ये किसी को बख्शेगा नहीं। जी बिल्कुल, जीता जागता सबूत अभी हमें देखने को मिला है कुछ ही दिनों पहले। लेकिन बात की जाए शिवम, तो देखिए कई ऐसे मुकदमे हैं जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभी तक दर्ज है, जिसपे लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है, पर कार्रवाई हो नहीं रही है। देखिए, चिंगारी लगती है स्वीटी तो आग लगती है, और आग लगती है तो धुआं उठता है, और धुआं जाता है दूर तक आसमान तक। तो यही उसी का प्रमाण है। धीरे धीरे करके अब फाइलें खुलना शुरू होंगी, क्योंकि अब माफियाओं की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं है। एक एक करके फाइलें खुल रही हैं, जैसे कि उसरी चट्टी हत्याकांड जो साल 2001 का मामला है, उसमें मुख्तार अंसारी की भूमिका की बात अब सामने आई है। इस तरह से परत दर परत धीरे धीरे करके तमाम ऐसे मामले हैं, कई ऐसे मामले हैं जो खुलना शुरू होंगे। और आगे देखने में बेहद दिलचस्प होगा कि ऐसे कई गैंगस्टर और माफिया हैं जिनकी फाइलें अभी धूल फांक रही हैं, और धीरे धीरे करके योगी आदित्यनाथ की पुलिस की निगरानी में वो सब चीजें हैं, और एक एक करके परत दर परत फाइलें खुलती जा रही हैं। और अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई निकल के सामने आती है, क्योंकि हाईकोर्ट का रुख कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम तमाम जानकारियों के लिए। अब इस बीच बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। अतीक के बेटों और गुर्गों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। बता दें, बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दर्ज कराया है मुकदमा। अतीक के बेटे उमर अली गुर्गे असाद कालिया पर केस दर्ज हुआ है। एहतेशाम, नुसरत और अजय के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है, केस दर्ज किया है। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के बेटों पर लगाया है आरोप। अतीक के बेटों के इशारों पर गुर्गों ने उससे रंगदारी मांगी है, यह आरोप लगाया गया है। अब पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को हिरासत में लिया था पहले। और बता दें, जब ये उमेशपाल हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से पुलिस ने पूछताछ के लिए मोहम्मद मुस्लिम को भी हिरासत में लिया था। और इससे कुछ दिनों पहले भी एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें साफ तौर पे असद धमका रहा था मोहम्मद मुस्लिम को। और मोहम्मद मुस्लिम ये वही शख्स है जो अतीक अहमद का राइट हैंड माना जाता था, बेहद करीबी माना जाता था। और लगातार रंगदारी का मामला ये भी निकल के सामने आ रहा है, उनके बेटों के ऊपर रंगदारी का मामला
दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है। ये वो एफआईआर की कॉपी है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें तमाम नामे हैं। अली अहमद का नाम है, उमर का नाम है, गुरगे अहमद का नाम है, कालिया का नाम है, एहतेशाम, नुसरत और अजय के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है, जो इस एफआईआर की कॉपी में साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो अतीक के बेटों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, पहले से ही जेल में सजा काट रहे हैं और एक बार फिर से रंगदारी के मामले में केस दर्ज किया है। जारी जानकारी के साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए अब नया केस दर्ज हुआ है अतीक के बेटों के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो लोग कभी अतीक के बहुत करीबी रहा करते थे, हालात बदले और समय बदला, तो वही लोग अब कहीं ना कहीं अतीक के खिलाफ हो चुके हैं। ये मुस्लिम के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि ये गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। बाकायदा जो अतीक के गैंग रजिस्टर्ड है उसमें भी इसका नाम था। और पिछले दिनों जब उमेश पाल मामला हुआ था, उसके बाद एसटीएफ और पुलिस की रडार पे ये था, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा था कि फाइनेंशियली अतीक और उसके परिवार को ये मदद कर रहा है, आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है। लेकिन समय बदला, अतीक की हत्या हुई और उसके बाद अब कह सकते हैं कि इसने भी एक तरह से कह सकते हैं समय के साथ बदला है। और अब खुद ही अतीक के दो बेटों, जो दोनों फिलहाल जेल में है, एक लखनऊ की जेल में है और एक प्रयागराज की जेल में, उसको नामजद किया है। एफआईआर में आरोप लगाया कि उसने जो है रंगदारी मांगी। साथ ही साथ अतीक के कुछ खास गुर्गे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर में नाम दिया है। हालांकि इसमें हैरानी की बात यह है कि फिलहाल उसमें शाइस्ता का नाम नहीं है। अतीक की जो पत्नी जो फरार चल रही, 50,000 का इनामी, उनके ऊपर भी इनाम घोषित है। तो कह सकते हैं कि अब मुस्लिम की तरफ से ये एफआईआर खुलदाबाद थाने में दर्ज कराई गई। हालांकि वो खुद भी हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ भी कई मुकदमे हैं। लेकिन जिस तरह से अतीक के परिवार के खिलाफ ये एक नया मुकदमा और दर्ज किया जा सकता है, तो कह सकते हैं कि अतीक और उसके परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही और एफआईआर दर्ज होने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। और अब खास तौर से वो लोग आगे आ रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने में, जो कहीं ना कहीं कभी अतीक के परिवार के करीबी रहा करते थे, अतीक के लिए काम करते थे, इस तरह की उन पर आरोप थे। लेकिन अब उनकी तरफ से खुद आरोप लगाया गया और ये लेटेस्ट जो मामला है वो खुलदाबाद थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें न सिर्फ अतीक के दोनों बेटे जो फिलहाल जेल में, उन पर एफआईआर में नाम दिया गया है, बल्कि कुछ और गुर्गे हैं, उसमें से कुछ जेल में हैं, उनको आरोपी बनाया गया और आरोप लगाया गया कि उनको धमकाया गया था, उन्हें अपने साथ ले जाया गया था और उनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। तो कह सकते हैं कि जो एफआईआर लिखाने का सिलसिला या अतीक के परिवार की मुसीबत बढ़ने का सिलसिला लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। अब ऐसे लोग भी आगे आ रहे हैं जो कभी खुद अतीक के करीबी हुआ करते थे, जिन पर आरोप होता था, अतीक की टीम के साथ उनके नाम हुआ करते थे, लेकिन अब वो अतीक के खिलाफ हो चुके हैं। जी शोएब, यानी कि ये माना जा रहा है कि अतीक का साम्राज्य तो ध्वस्त हो चुका है और इसी ध्वस्तीकरण का फायदा उठाते हुए जो करीबी माने जाते हैं अतीक अहमद के, यानी कि मोहम्मद मुस्लिम भी उसमें खास तौर पे नाम सामने आया था, वो भी अब फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेहद करीबी माने जाते थे अतीक अहमद के। और ऐसा कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पुलिस ने इनको हिरासत में भी लिया था उस वक्त पूछताछ के लिए। बिल्कुल हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से अतीक और उनके परिवार और उनके गुर्गों के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रहा है, ऐसे में जो मुस्लिम है उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि इस तरह की हो सकता है उसकी कोई रणनीति हो। जिस तरह से उमर और अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उससे ये भी हो सकता है कि आगे बचने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही हो उसकी तरफ से। हालांकि उसने जिस तरह से उमर और अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है वो कहीं ना कहीं चुनौती जैसा है और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिनका वो कभी करीबी हुआ करता था। तो ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं और इसके पीछे हो सकता है कि कोई छुपा एजेंडा भी हो, जिसके तहत वो अपनी बचाव के लिए इस तरह की रणनीति अपना रहा हो। इस तरह की चीजें भी लोगों की चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई गई उस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि इतने दिनों बाद इस तरह से एफआईआर क्यों दर्ज कराई जा रही है। जी बिल्कुल, ये वही मोहम्मद मुस्लिम है जो उन दिनों जब उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची जा रही थी, तो ऐसा कहा जा रहा है इसी से पैसे मांग के जो है उमेश पाल हत्याकांड में लगाए गए थे। क्या ये सही है? बिल्कुल, इस तरह के तमाम आरोप थे कि वो फाइनेंस करता था अतीक जब जेल जा चुके थे तो अतीक के लिए आर्थिक तौर पर ये मदद करता था, अतीक के ही पैसे का इन्वेस्ट करके बिजनेस में लगाता था। इस तरह के आरोप थे
लेकिन जिस तरह से अब उसने एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के परिवार के, उनके 2 बेटों के खिलाफ FIR दर्ज की है, तो अब सवाल जरूर उठने लगे हैं कि आखिर इसके पीछे या तो कोई रहस्य है या इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि पहले यही लोग उनके लिए काम करते थे और आखिर अब क्यों ये उनके अगेंस्ट हो गए, इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है इसके बारे में बहुत कुछ साफ हो सके। जी देखिए, लगातार मोहम्मद मुस्लिम का नाम भी कई दिनों से सामने आ रहा था। असद और मोहम्मद मुस्लिम का एक ऑडियो भी लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें असद को टालते हुए मोहम्मद मुस्लिम जो है वो नजर आ रहा था। बिल्कुल, असद का जो ऑडियो आया था उसी के बाद से ये चर्चा शुरू होने लगी थी कि शायद अब मुस्लिम भी मौके के साथ बदलने की कोशिश कर रहा है, और उसी कड़ी में जो उस तरह की चीजें उस पीरियड में वायरल हो रही थी, कहीं ना कहीं इसी की तरफ से वायरल की जा रही थी, जिसमें असद के साथ जो बातचीत है उसमें जिस तरह की बातचीत हुई थी उस पर उंगलियां भी उठने लगी थी, और उसी समय से लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अब ये अतीक के परिवार के खिलाफ होगा। और अब जिस तरह से FIR कराई गई है, इससे ये बात साफ हो जा रही है कि कहीं ना कहीं जो उसके अंदर अतीक के प्रति नाराजगी थी वो अब दिखने लगी, उसके परिवार के प्रति जो नाराजगी थी या उस वक्त मजबूरी थी या जो भी वजह रही हो, अब वो जिस तरह से खिलाफ FIR कराई है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी FIR देखने को मिलेगी जो अतीक के कभी करीबी रहे हैं। जी शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां राजनीतिक गलियारों में चुनावी हलचल दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। बता दें कि सिद्धार्थनगर में बासी से सपा प्रत्याशी चमन आरा रायनी से इंडिया वॉइस की टीम ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। इस समय हम आदर्श नगर पालिका बासी में है, जहां के चमन आरा को पार्टी ने तीसरी बार सपा के सिंबल पर उन्होंने टिकट दिया है। तो उनसे बात करते हैं कि सपा ने उनकी तीसरी बार उनको चुना है तो किस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाती हैं। आइए खास बातचीत उन्हीं से करते हैं इंडिया वॉइस पर। मैं आपको पार्टी ने तीसरी बार चुना है, क्या भरोसा देता है? मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने हमारे पर विश्वास किया है। उस पर मैं पूरी 100% इंशाल्लाह खरी उतरूँगी। हमारे गुरु जी जो कि राजनीति में लाने वाले और हमारे अभिभावक इटवा विधायक परम आदरणीय श्री माता प्रसाद पाड़े जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर श्री लालजी यादव जी, आदरणीय एक्स सांसद हमारे बड़े भाई श्री आलोक तिवारी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती जूही सिंह जी, मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी सभी सम्मानित जनता का उन्होंने हमको 2012 से 2017 तक जो मौका दिया और 2017 से जो 2023 तक जो उन्होंने हमको शुभ अवसर दिया, उसके लिए मैं अपनी बासी की जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करती हूँ। आने वाले भरोसा मैं ये दिलाती हूँ कि बासी की जनता बहुत समझदार है। अब तीसरी बार जो है सपा से टिकट पाई है, जनता के बीच भी घूमी है, बाढ़ हो या फिर कुछ भी दैवीय स्थिति हो, तो उसको लेकर अब जनता के बीच क्या भरोसा दिलाएंगे? बासी की जनता को मैंने अपना परिवार कहा है और परिवार में भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत एक जो रिश्ता होता है वो हमारा आपसी एक परिवार का रिश्ता है। हमारे बासी की जनता जो भी कहेगी, जिस हिसाब से कहेगी, उस हिसाब से मैं काम करूंगी। मैं जो 2012 में जिस वक्त चेयरमैन बनी, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने मैरिज हॉल का काम किया, जो कि गरीब बच्चियां हैं, उनकी शादी विवाह होती थी। 5 मैरिज हॉल बनवाया, शमशान घाट का निर्माण कार्य किया, मंदिर मस्जिदों का सुंदरीकरण करवाया।
और इस बीच बता दें कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल एस.एम. शफीकुद्दीन 3 दिन के लिए भारत दौरे पर आए हैं। बता दें कि भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के निमंत्रण पर वो भारत आए हैं, जहां दिल्ली में जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो वहीं भारत दौरे के दौरान जनरल सभी सेना प्रमुख के साथ बैठक करेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच सशस्त्र बलों के संबंधों में विचार विमर्श भी करेंगे। लखनऊ सीएम आवास के बाहर एक युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। बता दें कि युवक उन्नाव थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जहां पीड़ित ने बीजेपी विधायक बम्बा लाल दिवाकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक उनका और उनके पूरे परिवार का लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं और कहीं सुनवाई नहीं होने पर उसने मुख्यमंत्री आवास के सामने सुसाइड का प्रयास किया है, जिसके बाद आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं हादसे के बाद उन्नाव पुलिस लखनऊ के लिए रवाना हुई और युवक खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है सीएम आवास के बाहर। उनकी तरफ से कहना है कि बीजेपी विधायक लगातार उत्पीड़न कर रहे थे, ना सिर्फ उसका बल्कि उनके पूरे परिवार के साथ, और इसीलिए कहीं सुनवाई नहीं हुई है तो सीएम आवास के बाहर आके उसने आत्मदाह करने की कोशिश की है। फिलहाल युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है, वहां उसका इलाज जारी है। तो विधायक पे ये गंभीर आरोप लगे हैं और इसी आरोप के चलते कहीं सुनवाई नहीं हुई है तो सीएम आवास के बाहर जाके इस शख्स ने, इस युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। उन्नाव का ये पूरा मामला है और इसके बाद लखनऊ पुलिस उन्नाव के लिए रवाना हो चुकी है। गंभीर आरोप बीजेपी विधायक पे लगे हैं। सीएम आवास के बाहर इसके लिए आत्मदाह करने का प्रयास किया गया है युवक की तरफ से। न सिर्फ युवक के साथ उत्पीड़न होता था बल्कि पूरे परिवार के साथ उत्पीड़न होता था। इसी के कारण कहीं सुनवाई नहीं हुई है। लाख कोशिश करने के बाद तो युवक ने तंग आके सीएम आवास के बाहर जाके खुद को जलाने की कोशिश की है, आत्मदाह करने का प्रयास किया है और आनन फानन में लोगों ने, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, वहां युवक का इलाज जारी है। तो लखनऊ में सीएम आवास के बाहर का ये पूरा मामला है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है और यही कारण है कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी और आखिरकार तंग आके युवक लखनऊ के सीएम आवास के बाहर गया और आत्मदाह करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल आनन फानन में पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है। पीड़ित का आरोप है कि बीजेपी विधायक लगातार उसके और उसके परिवार के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं सुनवाई नहीं हुई। तंग आकर यह प्रयास किया गया है। तो वही दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में कल हुए नक्सली हमले में 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। सभी शहीद जवानों के शवों को आज पुलिस लाइन में ले जाया गया, जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दंतेवाड़ा पहुंचे। सीएम बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज भी मौजूद रहे, जहां उन्हें शहीद जवानों की श्रद्धांजलि दी। वहीं अब इस हादसे में अब नया वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे धमाका हुआ है। सर्वोच्च बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। तो ये 4 तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर धमाके की है जो बुधवार को हुई है और दूसरी तस्वीर तबाही की है जब ये ब्लास्ट हुआ है, और फिर तीसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और उसके बाद चौथी तस्वीर है जब मुख्यमंत्री
श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें, कल दंतेवाड़ा में यानी कि बुधवार को दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ था, आईडी ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद से 10 जवानों ने और एक वाहन चालक ने अपनी जान गंवा दी है और इसी के बाद से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में हर जनता के अंदर यह आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये 4 तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर, किस तरीके से धमाके के बाद वहां पे गड्ढा हो चुका है और कितना भयंकर ये धमाका रहा होगा, इसी तस्वीर से समझ में आता है। और दूसरी तस्वीर तबाही की तस्वीर है जब ये ब्लास्ट होता है एकाएक करके। और वही तीसरी तस्वीर जब सलामी देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे। तो चौथी तस्वीर में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। बता दें कि ट्रक में अंग्रेजी शराब लदी हुई थी, जिसके बाद हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर घायल हो गए हैं। तो वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है। घटना कोतवाली क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।